Hello friends, in the last lecture we discussed about audit program, its advantages, disadvantages and some other aspects. Now the next topic in your module is topic number 11, quality control for audit work, and this we have discussed earlier. चैप्टर नंबर 1 में ऐसे 220 जब हमने पढ़ा था ना बच्चों, वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए था, तो वो अपन वहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ आप मेंशन कर लीजिए चैप्टर 1 ऐसे 220. फाइन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है, नंबर 12, ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगी. पहले अंडरस्टैंड करिए, देखिए मटीरियलिटी क्या होती है, ऑर्डिनरी वे में समझिए. मटीरियलिटी मीन्स सिग्निफिकेंस, मटीरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंस. ठीक है, मटीरियलिटी का मतलब सिग्निफिकेंस, मटीरियलिटी का मतलब इंपॉर्टेंस. सी, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं तो हमारा पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस पे ओपिनियन देना. क्या होता है हमारा पर्पस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस पे ओपिनियन देना. और हमारा पर्पस होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. याद रखिएगा, रीजनेबल एश्योरेंस, ओपिनियन. ऑडिटर गारंटी नहीं देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसलिए मैं जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता हूं तो एक एक गलती, एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, ढूंढना, रोकना, वो मेरा जॉब नहीं है. इसीलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे डाला गया है कि जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स होते हैं, इममटीरियल आइटम्स होते हैं, ऑडिटर उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा. ऑडिटर का कंसंट्रेशन उन्हीं आइटम्स पे होना चाहिए जो रिलेटिवली सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है. समझ गए? अब दूसरा सवाल आता है कि ये सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट किसे कहेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना. मैं दो बातें आपको बताऊंगा. नंबर 1, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट में मौजूद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसके सही या गलत होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस पे फर्क पड़ता हो. इफ एनीथिंग कैन अफेक्ट द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज मटीरियल. और अगर किसी इंफॉर्मेशन के सही या गलत होने से बैलेंस शीट की सेहत पे कोई फर्क ना पड़े तो फिर वो इममटीरियल है. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना, यदि कोई इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है, इफ एन इंफॉर्मेशन कुड अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो मटीरियल है. और यदि किसी इंफॉर्मेशन के सही गलत होने से यूजर के डिसीजन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो फिर वो इंफॉर्मेशन इममटीरियल है. इसीलिए यह फंडामेंटल कंसेप्ट कहता है कि ऑडिटर को मटेरियल आइटम्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है और इममटीरियल आइटम्स पे आप इग्नोर कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनसे बैलेंस शीट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यही आपको इंट्रोडक्शन में दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं. देखिए, मटीरियलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर एन ऑडिटर टू इवेल्युएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट. ऐसे 320 है जो मटीरियलिटी को डील करता है. And this requires that an auditor should consider materiality and its relationship with audit risk. बहुत ध्यान देने की बात है. Auditor should consider materiality and its relationship with audit risk while conducting the audit. आपको ध्यान रखना पड़ेगा materiality और audit risk के बीच में क्या relationship है. अभी आगे जाके बताऊंगा मैं आपको. When planning the audit, the auditor considers what would make the financial information materially misstated. आप प्लानिंग करते समय ही डिसाइड कर लेंगे कि क्या चीज़ मटीरियल होगी और क्या चीज़ नहीं होगी. द ऑडिटर्स प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मटीरियलिटी रिलेटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हेल्प्स द ऑडिटर डिसाइड सच क्वेश्चंस as what items to examine and whether to use sampling and analytical procedures or not. यानी जब आप मटीरियलिटी डिसाइड कर लेते हैं तो ही आपको पता चल पाता है कि आपको क्या चेक करना है, कितना चेक करना है. ये कुछ ऐसा ही हुआ कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत में ही टॉपिक्स की मटीरियलिटी को डिसाइड कर लीजिए.
कि भाई कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक टफ है, क्योंकि फिर जैसी मटीरियलिटी होगी वैसे ही हम अपनी पढ़ाई को तैयार करेंगे, वैसे ही हम अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ भी इन्होंने ऐसा ही कहा है। आगे भी देखिए यही लिखा है, दिस एनेबल्स द ऑडिटर टू सेलेक्ट ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इन कॉम्बिनेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन टू एन एक्सेप्टेबली लो डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। और ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आप ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स को चुन सकेंगे जिनसे आपकी ऑडिट रिस्क क्या होती हो, कम से कम होती हो। It may be noted that auditors' assessment of materiality and audit risk may be different at the time of initially planning the audit as against at the time of evaluating the results of audit procedure। उसका कहना है कि इनिशियली मटीरियलिटी कुछ और हो सकती है, और जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ती है, ऑडिट आगे प्रोसेस होती है, मटीरियलिटी की जो मायने हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने आपको सिर्फ मटीरियलिटी के बारे में बताया कि भाई मटीरियलिटी क्या होती है। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है 12.1, डिटरमाइन मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, वन इज मटीरियलिटी, अनदर वन इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, चलिए पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी सही। When establishing the overall audit strategy, you know overall audit strategy, when establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole। अब ध्यान देना, मैं जब अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता हूं तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट के लिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मैं मटेरियलिटी डिटरमाइन करूंगा। लाइक आज किसी कंपनी की साइज को देखा मैंने कहा भाई 50 करोड़ की इसकी बैलेंस शीट की साइज है, तो आप एक एवरेज मटेरियलिटी लेवल सेट कर लेंगे। जैसे आपने बोल दिया 1 लाख रुपए, तो ओवरऑल बैलेंस शीट के लेवल पे आपने मटेरियलिटी डिसाइड की कि भाई 1 लाख रुपए और इससे ज्यादा का अगर अमाउंट है तो वो मटेरियल है, और इससे कम होगा तो फिर वो इममटेरियल होगा। फाइन, आगे क्या लिखता है, if in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of transactions, account balances or disclosures for which misstatements of lesser amount then the materiality for financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statement, the auditor shall also determine the materiality level or levels to be applied to those particular classes of transaction, account balances and disclosure। बच्चों थोड़ा टिपिकल हो गया, समझेंगे। मैंने कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को देख के डिसाइड कर लिया कि 1 लाख रुपए मटीरियलिटी का लेवल रहेगा, 1 लाख से ऊपर का आइटम है तो मटीरियल है, उससे नीचे का होगा तो इममटीरियल होगा। फाइन, ये मैंने पूरी बैलेंस शीट के लिए डिसाइड किया। अब मैं आता हूँ इन्वेंट्री पे। मान लीजिए मुझे इन्वेंट्री में 80,000 रुपए की गलती देखने को मिली, तो कायदे से देखा जाए तो वो इममटीरियल है क्योंकि 1 लाख से कम है। लेकिन बच्चों मुझे लगता है कि एज फार एज इन्वेंट्री इज कंसर्न, जहाँ तक इन्वेंट्री का मामला है, यहाँ पर 80,000 रुपये 85,000 रुपये की गलती भी सिग्निफिकेंट हो सकती है। पूरी बैलेंस शीट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 लाख रुपए मटीरियलिटी है, लेकिन अगर इन्वेंट्री को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 80-90 हज़ार रुपये की गलती भी मटेरियल हो सकती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री के लिए अलग से मटेरियलिटी डिसाइड कर लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से उसका लेवल पूरी बैलेंस शीट के लेवल पे जो मटेरियलिटी डिटरमाइन की गई है उससे कम होगा। तो मैंने बैलेंस शीट पे 1 लाख रुपए की मटेरियलिटी डिटरमाइन की थी, यहाँ पे मैं उसको 80,000 पे रखता हूँ, और ये जो आपने लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियलिटी डिसाइड किया है बच्चों, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो एक बार फिर से पढ़ के देखना इसको। अगले बॉक्स में आपको डेफिनेशन दे रखी है कि भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है। मैं शॉर्ट में इसको पीएम बोलूँगा। पीएम मीन्स द अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर। अब समझना, ऑडिटर ने एक अमाउंट सेट किया है, कैसे? एट
लेस देन मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरी बैलेंस शीट पे जो मटीरियलिटी डिसाइड की थी उससे कम स्तर पे। बैलेंस शीट पे अगर 1 लाख था तो इन्वेंट्री पे मैंने 80,000 ही डिसाइड किया है। टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल ऑफ द प्रोबेबिलिटी that aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds the materiality for the financial statement as a whole। और इसका मकसद ये होता है कि अलग अलग जगह हमको जो छोटी छोटी गलतियां देखने को मिलेगी, कहीं वो सब मिलके ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल को एक्सीड ना कर जाए। इफ एप्लीकेबल परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ऑल्सो रेफर्स टू द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर। वही बात रिपीट हुई है। तो कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप पहले पूरी बैलेंस शीट के लेवल पे मटीरियलिटी डिटरमाइन करते हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए लेसर अमाउंट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप वहाँ उसके लिए अलग से मटीरियलिटी डिटरमाइन कर लें, और निश्चित रूप से वो लेस देन द ओरिजिनल मटीरियलिटी होगा, उसी लेसर अमाउंट को हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ बेंचमार्क। टॉपिक नंबर 12.1.1 अब हम पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। समझना फ्रेंड्स, देखो क्या होता है, मटीरियलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने बोल दिया 50,000 मटेरियल है कि 1 लाख मटेरियल है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे, उसकी साइज पे और सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ मटेरियल होगी और क्या चीज़ इममटेरियल होगी। आप किसी बहुत बड़ी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ 5 लाख रुपए भी मटेरियल हो सकते हैं। आप किसी छोटी सी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ 50,000 रुपये भी मटेरियल हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें, इसलिए वो टॉपिक लिखा है यूज़ ऑफ बेंचमार्क। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बेंचमार्क का इस्तेमाल करते हैं, रादर देन कि हम मटीरियलिटी को अमाउंट की टर्म्स में सेट करें, क्यों ना हम उसे परसेंटेज की टर्म्स में ले लें। जैसे हम बोले रेवेन्यू का 1%, तो इससे फिर वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बड़ी कंपनी होगी तो उसकी जितनी ज़्यादा रेवेन्यू होगी मटीरियलिटी भी ज़्यादा होगी, छोटी कंपनी होगी तो उसमें कम हो जाएगा। तो वो जो आप लेते हैं जैसे सेल्स का 1%, नेट प्रॉफिट का 10%, नेट वर्थ का 10%, दिस इज कॉल्ड बेंचमार्क। यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अभी अभी मैंने आपसे कहा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। और इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी। तो हम अक्सर परसेंटेज ले लेते हैं, 1%, 5%, 10% ऐसा। तो आगे वही बता रहा है वो क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। बेंचमार्क क्या हो सकता है, लाइक द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बैलेंस शीट के एलिमेंट्स ले सकते हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। सेकंड पॉइंट, आप जब भी बेंचमार्क को चूज करें, वेदर देर आर आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड्स टू बी फोकस्ड। क्या कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पे यूजर्स का विशेष ध्यान रहने वाला है। जैसे मान लीजिए हम लेंडर्स की या क्रेडिटर्स की बात करें तो उनका फोकस प्रॉफिट्स पे, रेवेन्यू पे, नेट असेट्स पे रहता है, तो ऐसी ही चीज़ों को हम बेंचमार्क के रूप में चुनें। और तीसरा पॉइंट कहता है द नेचर ऑफ एंटिटी। उस कंपनी की प्रकृति भी हमें देखनी होगी कि वो किस नेचर की कंपनी है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा इफ़ द एंटिटी इज़ फाइनेंस सोलली बाय डेट, अगर कंपनी में डेट का प्रपोर्शन ज़्यादा है तो फिर जो यूज़र्स हैं उनका ज़्यादा ध्यान कंपनी की असेट्स पे रहेगा एज़ कम्पेयर टू देयर अर्निंग्स। तो कुल मिला के हम क्या पढ़ रहे हैं कि बेंचमार्क को चूज़ करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। नंबर 1 था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2 क्या था, क्या कुछ ऐसे आइटम हैं जिन पे यूज़र्स का विशेष ध्यान रहने वाला है। और नंबर 3 नेचर ऑफ एंटिटी
और उसका लाइफ साइकिल और उसकी इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, हालांकि एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है, सिर्फ उन्होंने ऐसे समझाया आपको कि हम बेंचमार्क कैसे डिसाइड करते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है, जैसे आप देखो ऊपर लिखा हुआ है अर्निंग बेस्ड, बताऊं मैं आपको, अर्निंग बेस्ड। तो कहने का मतलब अगर आपका फोकस अर्निंग पे है तो फिर आपके लिए बेंचमार्क क्या हो सकता है, प्री टैक्स इनकम, ईबीआईटी, ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहाँ लिखा है ईबीआईटीडीए, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये अलग अलग प्रॉफिट्स के नॉर्म्स होते हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड, अगर आप कंपनी की एक्टिविटीज़ को बेस बनाना चाहते हैं तो फिर रेवेन्यूज़ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखेंगे, और अगर आपका एम्फेसिस, आपका ध्यान कंपनी की कैपिटल पे है तो फिर आप इक्विटी और असेट्स को देखेंगे। तो वो सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि अलग अलग पार्टीज़ का अलग अलग फोकस जो है वो बेंचमार्क्स पे हो सकता है। बॉक्स में देखिए जस्ट एग्जाम्पल है कि किन किन चीज़ों को आप बेंचमार्क ले सकते हैं। तो बेंचमार्क आप ले सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल एक्सपेंसेस, टोटल असेट्स और नेट असेट्स वैल्यू। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बेंचमार्क। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको, ये बेंचमार्क के एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। देखिए मैं फिर कहूँगा ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो एक बार बताऊँ मैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भाई मटीरियलिटी क्या होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेंचमार्क को चूज करते हैं हम अक्सर क्योंकि मटीरियलिटी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है। फिर हमने देखा कि बेंचमार्क को चूज करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, बेंचमार्क का सिलेक्शन कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, और अभी जस्ट हमने बेंचमार्क के एग्जाम्पल्स देखे कि क्या क्या आइटम्स आप बेंचमार्क के रूप में ले सकते हैं। फाइन दोस्तों, अब देखिए टॉपिक नंबर 12(1)(3। अब जैसे हमने कहा बेंचमार्क से, मैंने एक बेंचमार्क ले लिया सेल्स, तो भैया मैं कब की सेल्स लूँ? मैंने बेंचमार्क ले लिया नेट प्रॉफिट, कब का नेट प्रॉफिट लूँ? वो अगला टॉपिक आपके मॉड्यूल में दिया है। अब चूज एन बेंचमार्क रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा, अगर आप सेल्स ले रहे हैं तो कब की, अगर आप सेल्स ले रहे हैं तो कब की सेल्स लेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है नंबर 1, चूज एन बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा, आप प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स ले सकते हैं, मतलब हम पिछले साल की सेल्स ले सकते हैं। दूसरा कहता है द पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी आज दिन तक, अब तक की फाइनेंशियल पोजीशन हम ले सकते हैं। तीसरा कहता है आप बजट्स और फोरकास्टेड अमाउंट ले सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, जो भी फाइनेंशियल डेटा आप लें, प्रायर पीरियड का लें या आज तक का लें या बजट और फोरकास्टेड लें, दोज शुड बी एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी, यानी उनमें किसी भी तरह के अगर एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको कर देने चाहिए। लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, कोई बिजनेस एक्विजिशन है, उनको आप प्लस माइनस कर लें क्योंकि वो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो बेंचमार्क के रूप में आप कौन कौन से डेटा ले सकते हैं उसके बारे में इन्होंने हमको बताया। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक 12(1)(4, determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment। इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने का। There is a relationship between percentage and the chosen benchmark such that a percentage applied to the profit before tax from continuing operation will normally be higher than a percentage applied to total revenue। समझ में आ रहा है बच्चों आपको पढ़ने से? यानी जब आप बेंचमार्क पे परसेंटेज लगाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अभी मैंने एग्जाम्पल में भी कहा था सेल्स का 1%, प्रॉफिट का 10%, तो ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है क्योंकि सेल्स जो है ना वो एक बड़ा फिगर होता है,
तो उसका तो अपने को परसेंटेज कम रखना पड़ेगा, और अगर आप नेट प्रॉफिट का ले रहे हो, नेट वर्थ का ले रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स का ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आप बेंचमार्क में परसेंटेज को अप्लाई करते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। ठीक है, टॉपिक नंबर 12.2 एंड इट सेज मटीरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। बच्चों, ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की बात कर रहा है। अभी अभी अपन पढ़ रहे थे कि आप ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं पूरी बैलेंस शीट को देख के, लेकिन जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, बैलेंसेज हैं, उनके लिए भी आप अलग से मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं। क्यों भैया, क्यों करते हैं? ये वो टॉपिक है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आपको पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए बैलेंसेज और डिस्क्लोजर्स के लिए अलग से मटीरियलिटी डिसाइड करनी होती है। तो देखिए, इसके 3-4 पॉइंट आपको दिए हैं। नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वेदर लॉ, रेगुलेशन और अदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अफेक्ट यूजर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम। आप इसको ऐसे ध्यान रखें, लॉ और रेगुलेशन या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब अगर किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है, किसी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उस आइटम के लिए अलग से मटीरियलिटी डिसाइड करनी होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देखिए आप, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट के रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, लॉ में इनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो इनके लिए मटीरियलिटी आपको अलग से डिसाइड करनी होती है। सेकंड पॉइंट सेज द की डिस्क्लोजर। सेकंड पॉइंट सेज the key disclosure in relation to the industry in which entity operates। की डिस्क्लोजर मतलब कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, तो भैया फिर उनके लिए मटीरियलिटी अलग से डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, तो वहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को अलग से कंसीडर करना होगा। उनको हम सारे आइटम्स के साथ में जनरली नहीं ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, देखिए, वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। क्या यूजर्स का अटेंशन किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे रहने वाला है? यदि हाँ, तो उसके लिए मटीरियलिटी को अलग से डिटरमाइन कीजिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, बैलेंस के लिए, इवेंट के लिए अलग से मटीरियलिटी डिटरमाइन करनी चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 12.3 एज सच आसान है, रिविजन इन मटीरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। रिविजन इन मटीरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। तो ये तो मैं सिंपली ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली जब आप ऑडिट प्लान करते हैं तो मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करते हैं। इनिशियली जब आप ऑडिट प्लान करते हैं तो मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, ऑडिटर की नॉलेज जो है वो अपडेट होती है, तो आपको अपनी मटीरियलिटी लेवल में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिख भी दिया है यहाँ पे, देखो, इफ ड्यूरिंग द ऑडिट इट अपीयर्स दैट दो एक्चुअल financial results are likely to be substantially different from the anticipated period and financial results that were used initially to determine materiality, the auditor revises that materiality। तो बात इतनी सी है कि यदि शुरुआती जो आपके अनुमान थे वास्तविकता उससे अलग होती है, तो आगे जाके आपको मटीरियलिटी को चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक 12.4 डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी। बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट करने के लिए बोल रहा है। पहला पॉइंट, मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यानी आपने जो भी मटीरियलिटी डिसाइड की है उसको डॉक्यूमेंट कर लें। नंबर 2, इफ एप्लीकेबल द मटीरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, जिन्हें हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी बोलते हैं। थर्ड भी वही है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। आई वुड से सेकंड, बी और सी सेम है कि आप पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और बैलेंस के लिए अलग से मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं। अगर फ़र्क है तो यह है कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो है वो हमेशा
लेसर अमाउंट पे होती है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे जो आपने डिसाइड किया था उससे कम आप डिसाइड कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है। और डी पॉइंट सेज एनी रिवीजन, अगर मटीरियलिटी के लेवल में आप कोई चेंज कर रहे हैं तो ये भी आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों टॉपिक ये थोड़ा सा टफ है, एक बार मैं बताऊंगा आपको, आप अच्छे से पढ़ना, फिर हम और डिस्कस करेंगे दिक्कत आएगी तो। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई मटीरियलिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा बेंचमार्क कि कैसे बेंचमार्क को चूज़ किया जाता है, बेंचमार्क को चूज़ करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे कि बेंचमार्क क्या क्या हो सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि जो आप पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पर होते हैं, और फिर हमने पढ़ा डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी के बारे में। इससे पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था शायद हमने, हाँ, रिवीजन इन मटीरियलिटी, और आखिरी टॉपिक था डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी। तो एक बार इसको अच्छे से मॉड्यूल में से पढ़िए, कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है दोस्तों आपको, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी एक लाइन पढ़ी थी हमने कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब ध्यान देना आप, मान लीजिए किसी आइटम की मटीरियलिटी बहुत ज़्यादा है, जब आइटम बहुत ज़्यादा मटीरियल होगा, बहुत ध्यान से सुनना, किसी आइटम की मटीरियलिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब आइटम मटीरियल है, इम्पॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को भी बढ़ा देंगे। और ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को आप जितना बढ़ाएंगे बच्चों, ऑडिट रिस्क उतनी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आया बॉस, ये बात आपको समझनी है, याद रखिएगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। मटीरियलिटी जितनी ज़्यादा होगी, ऑडिट रिस्क उतनी कम होगी। बहुत ध्यान रखना, मटीरियलिटी जितनी ज़्यादा होगी, ऑडिट रिस्क उतनी कम होगी, क्योंकि हायर द मटीरियलिटी, more will be the nature, timing and extent of audit procedures and lesser will be the audit risk consequently। किसी आइटम की मटीरियलिटी जितनी कम होगी, कोई छोटा मोटा आइटम है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को कम कर देंगे। और जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को कम करेंगे बॉस, तो उससे ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क में। हायर द मटीरियलिटी, लेसर विल बी द ऑडिट रिस्क। टफ है, आई एक्सेप्ट, अच्छे से पढ़िए इसको मॉड्यूल में से, जहाँ दिक्कत आती है मुझसे पूछिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।